हमने यहीं पे आपको एक लेक्चर और है राज्य विधानमंडल का, साथ पढ़ेंगे, तो पढ़ लेंगे तब बताएंगे राज्य विधानमंडल। हमने आपको दो चीजें बताई थी। अनुच्छेद 81 कहता क्या कहता है? भारतीय संघ की एक संसद होगी और संसद का निर्माण होना किससे होगा? राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। ये बातें हमने कर ली है ना। ये पहले ही जानते हैं लोग संसदीय प्रणाली क्यों बोलते हैं, सबसे जो पहले क्लास में लोग पढ़ते हैं। अब देखिए हमारी जो सिस्टम है संघीय व्यवस्था है। हमारी क्या व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। केंद्र की जो विधायिका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघ में जो कानून बनाने वाली संस्था है उसको क्या बोलते हो? विधायिका बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? संसद। और राज्यों के लिए जो व्यवस्था है वो क्या है? राज्य विधानमंडल। क्या बोलते हैं उसको? राज्य विधानमंडल बोलते हैं। यही तो है। राज्यों के लिए कानून बनाने वाली जो संस्था है उसको क्या बोलते हैं? राज्य। ये इसका उल्लेख 79 में और इसका उल्लेख आर्टिकल 168 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको पढ़ना था। फिर मैंने उस दिन आपको बताया था, चार्ट बनवाया था कि ये कहां पर है? संघ वाले उसमें प्रावधान है। कहां पर है? संघ। और ये कहां से कहां तक है संघ के प्रावधान? 52 से लेकर के 151 तक। ठीक है, और संसद के लिए अगर हम बेसिकली कहें तो कहां से कहां तक है? 79 से लेकर के, अगर हम पढ़े पूरा प्रोसेस तो 79 से लेकर के कहां तक? भाग 5 है संघ वाला भाग, 79 से लेकर के और 122 तक। क्या आप राष्ट्रपति जी हैं तो 123 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। कहां से कहां तक? 79 से लेकर के 123 तक। इतनी बात हमने कर ली। ठीक है ना। और एक चार्ट बना दिया था आपको कि राष्ट्रपति के लिए प्रोविजन कहां से कहां तक है। बनाया था एक चार्ट आपने? भाग 5 वाला चार्ट बनाया था कि नहीं? क्या क्या बनाया था? पता है? राष्ट्रपति के लिए प्रोविजन, उपराष्ट्रपति के लिए प्रोविजन, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM। ठीक है ना, इसके लिए प्रोविजन। और यही पे है महान्यायवादी के लिए प्रोविजन। और यही पे हम लोग बात की थी किसकी? संसद के लिए। ठीक है ना। और यही पे हमने संसद के अलावा क्या पढ़ा था हमने? इसके बाद बजट याद रखने वाली या विधायी प्रक्रिया याद यहाँ पे। विधायी प्रक्रिया यानी कि कानून बनाने की प्रोसेस है 160 से लेकर के कहां तक? 111 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने कहा था बजट, जिसको आप वर्ड यूज किया है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या वर्ड यूज किया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण जो कहां से कहां तक? 112 से लेकर के 117 तक। फिर साधारण प्रक्रियाएं हैं, जनरल प्रोसीडिंग्स हैं। साधारण प्रक्रिया 118 से 122 तक। और इसके बाद अध्यादेश है। अध्यादेश 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। ये सब हमने पढ़ा था। और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कहां से कहां तक? 124 से लेकर के 147। ठीक है ना। यही था। और इसके बाद में था अगला प्रोसेस था यहाँ पर कंट्रोलर, CAG, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लोग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG। ठीक है ना। तो ये कहां से कहां तक है? 148 से लेकर 151 तक। क्लियर? ये पूरा पार्ट 5 का आपका फिगर है, एक सिनेरियो है पूरा।
आपको दिखाई पड़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 5 में क्या क्या चीजें हैं। राष्ट्रपति कहाँ है, उपराष्ट्रपति कहाँ है, प्रधानमंत्री कहाँ है, मंत्रिपरिषद कहाँ है, महान्यायवादी कहाँ है, पार्लियामेंट के लिए उल्लेख कहाँ कहाँ है। हमारे सिलेबस में शासन से जो है वो पार्लियामेंट, लेकिन मैंने आपको फिगर इसलिए बताया कि आपका कोई पार्ट संविधान का छूटे नहीं। इज इट क्लियर, है ना? और ये बात हम लोगों ने उस दिन कर ली थी। राष्ट्रपति की बात आज हम करेंगे, फिर राज्यसभा की, फिर उसके बाद लोकसभा की। राष्ट्रपति के लिए आप पढ़ेंगे 52 से लेकर के और 61, ठीक है ना? यहाँ पढ़ेंगे। राज्यसभा और लोकसभा के लिए हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ 80 में है राज्यसभा के लिए और बाकी की है, और यहाँ पर 81 में है लोकसभा के लिए। 60 नहीं 72 मैंने बताया ना आपको, ऊपर देखो लिखना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। मैंने आपको फिगर एक 52 से लेकर के और 73 तक मैंने आपको लिखाया था उस दिन, है ना? जब प्रेसिडेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, है ना? फोटो खींच लेते हो, टाइम बचत। देखिए अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52 या आर्टिकल 52 केवल एक बात कहता है, सिंपल सा डिक्लेरेशन है 52। वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस। क्या कहता है वो 52 में? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। हमको यहाँ कैसे चुना जाता है, क्या क्या ताकत उसमें शक्तियां निहित हैं, पावर्स है उसकी, है ना? 53, 54 चुनाव की प्रक्रिया, कार्यकाल, ठीक है? ये सब हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। 57, 58, 59, 60, 61 और यही जब पढ़ लेंगे आपका 72 में, ठीक है ना? इन लोगों की बात अब समझ आती बात। तो 52 केवल एक बात कहता है, आर्टिकल 52 केवल एक बात कहता है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति। सवाल जो पूछता है वो आर्टिकल 53 से पूछता है और बहुत बार पूछता है कि कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी। अब देखिए दो बातें हो गई, मैंने आपको पढ़ाया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, ये पढ़ाया था मैंने आपको। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये पढ़ाया था कि नहीं? अब देखिए एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का पार्ट है कौन? राष्ट्रपति, ये 79 कह रहा है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 53 में कह रहे हैं आप, अब मैं आर्टिकल 53 की बात कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी? किसमें? राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो यही है, हमने बताया था, उसने रूल बताए थे, डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी। तो मैंने कहा था जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करोगे, शक्ति पृथक्करण की बात करोगे, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों में क्या है? अलगाव। दोनों के बीच क्या है? तीनों के बीच पृथक्करण। यानी कि जो कार्य विधायिका करेगी वो कार्य न्यायपालिका नहीं करेगी, जो कार्य न्यायपालिका करेगी वो कार्यपालिका नहीं करेगी। यानी कि तीनों के कार्य क्या है? अलग अलग है। तो रूल ऑफ सेपरेशन अमेरिका में तो लागू होता है पूरी तरह से, लेकिन इंडिया में लागू नहीं होता। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल अपनाया गया है कि तीनों में क्या रहे? तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहें और चेक करते रहें। कोई भी संस्था हमारे यहाँ संपूर्ण रूप से पावरफुल नहीं है। हमारे यहाँ सुप्रीम है अगर कोई चीज तो वो क्या है? संविधान है। हम कहें कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, नहीं साहब। हम कहें कि राष्ट्रपति सुप्रीम है, नहीं साहब। हम कहें कि न्यायपालिका सुप्रीम है, नहीं साहब। हमारे यहाँ जो सुप्रीम है वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? लोगों के बाद तो पार्लियामेंट में भी हिस्सेदारी है किसकी?
पार्लियामेंट का भी पार्ट है कौन? प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 53 बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि सारी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। इसका सीधा सा मतलब है कि जितने भी देश के काम होंगे, संघ के काम होंगे, वो किसके नाम पे होंगे? राष्ट्रपति के नाम से। यही बात कहता है आर्टिकल 53। ठीक है। और इसी में एक दूसरी बात भी कही है 53 में एक बात और कही है, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। क्या कहा उसने? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, सर्वोच्च सेनापति होगा। क्या होगा वो? सर्वोच्च सेनापति। क्या होगा वो? सर्वोच्च। तो पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे खूब पूछा जाता है कि आर्मी का सेनापति कौन होता है इंडिया में? प्रेसिडेंट होता है। कहां लिखा है? आर्टिकल 50। तो दो बातें लिखी हैं। पहली बात, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर इन्वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। इंडिया की सभी कार्यकारी शक्तियां संघ की किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। और ऐसे ही जब कंपेयर करेंगे हम राज्य विधानमंडल से, तो और राज्य की शक्तियां किसमें निहित होंगी? राज्यपाल। इज दैट क्लियर? कई बार सवाल पूछा गया ये कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी और संघ की कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी। सिंपल सा सवाल है, किसमें होंगी? राष्ट्रपति। ये आपसे पूछ ले सवाल कि देश का कार्यकारी प्रमुख कौन होगा? प्रेसिडेंट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। कौन होगा? प्रेसिडेंट। तो कई बार सवाल आते हैं और कई बार आप गलत कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि देश की सारी गतिविधियां किसके नाम पे संचालित होती हैं? इज दैट क्लियर? अब देखिए 54 जो है, 54 कहता है किसके बारे में? राष्ट्रपति के। 54 और 55 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। दोनों निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। 54 कहता है कि निर्वाचन कौन करेगा, याद रखना, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट, है ना। और 55 कहता है हाउ इलेक्ट द प्रेसिडेंट। दैट मींस क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सा हो गया कि कौन निर्वाचित करेगा ये पता लगता है हमको 54 से, और कैसे निर्वाचित होगा ये पता लगता है हमको 55 से। क्लियर हो गई बात? अब इसमें आपसे पूछे कोई क्वेश्चन, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट, देन आंसर इज सिंपल सा। आपसे मैंने कहा था बेयर खरीद लेना, आप खरीदते नहीं हो। आपसे पूछा जाए, आप कहिए राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा, कलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होगा। ठीक है, किसके द्वारा? फिर आपसे पूछे कोई इंटरव्यू में कि ये निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, हु आर द इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, तब आपको आंसर बताना है कौन कौन शामिल होगा उसमें। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ये सिंपल सा सवाल है। ठीक है, कौन कौन शामिल होगा? तो यहां पर हमने कहा कौन करेगा, और 54 और 55 आर्टिकल में कंफ्यूज नहीं होना है। 55 प्रोसेस के बारे में बात करता है, ठीक है ना, हाउ द इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, और यहां कहता है 54 में हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट। तो आपका सिंपल सा जवाब होगा निर्वाचक मंडल। क्या होगा? निर्वाचक मंडल द्वारा। अब आपसे पूछे कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन लोग होंगे? संसद के दोनों सदनों के। कैसे सदस्य? निर्वाचित, इलेक्टेड मेंबर्स। ये याद रखने वाली बात है। इस बात पे कभी कभी जब कथन कारण बना के सवाल देता है आईएएस में, है ना, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं एक आध वर्ड्स को क्या कर देता है, स्किप कर देता है, और हम जल्दी में ध्यान नहीं देते, वो निर्वाचित हटा देगा। ठीक है ना, और आप जल्दी पढ़ जाओगे संसद के दोनों सदन, और दूसरा फिर आंसर देखा, तीसरा देखा, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, वहां आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां कौन से सदस्य? निर्वाचित। अब आपसे पूछे कोई कि निर्वाचित सदस्य क्यों, निर्वाचित ही सदस्य क्यों?
क्योंकि राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी कुछ मेंबर्स को मैंने उस दिन बताया था आपको, कौन मनोनीत करता है? प्रेसिडेंट मनोनीत करता है। तो जो मनोनीत करेगा उससे होने की क्या संभावना है? वाइस होने की संभावना है, निष्पक्ष नहीं रहेंगे। इसीलिए राष्ट्रपति की इलेक्शन प्रोसेस में उन लोगों को बाहर रखा गया। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो निर्वाचित उनको मनोनीत करेगा, हो सकता है कि नहीं वो उन्हीं को वोट करें, संभव है। इसीलिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए क्या किया गया है कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति से बाहर रखा गया है। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे लोग कौन होंगे उसमें? राज्य में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस क्या होंगे? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना? क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य। यानी कि लोकसभा के मेंबर, संसद के दोनों सदस्य, मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग मिलकर के बनाते हैं क्या? इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल। और ये निर्वाचक मंडल जो है राष्ट्रपति के लिए वोट करेगा और उसको चुनेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी? आप समझ ये जो निर्वाचन मंडल बना है वो सब इलेक्शन कमीशन है, उससे आगे इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन एजेंसी है वो। भारत में विधानसभाओं के, लोकसभाओं के, राज्यसभा के, विधान परिषद के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने वाली एजेंसी है वो इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वोट नहीं डालता राष्ट्रपति के चुनाव में। अब आप ऐसा कह रहे लोगों कल कि लोक सेवा आयोग क्या सर? वो लोकसभा आयोग क्या है? यूपीएससी क्या है? यूपीएससी अपने आप में पद नहीं है, यूपीएससी रिक्रूटिंग एजेंसी है भारत सरकार की, भर्ती एजेंसी है। निर्वाचन कराने वाली एजेंसी है, कोई निर्वाचन कराएगा कि नहीं? चुनाव कराने वाली एजेंसी है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती वो। ठीक है? आप कंफ्यूज है बहुत ज्यादा। अब कल को अभी विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव होंगे, कौन कराएगा? बंगाल में चुनाव होना है, कौन कराएगा चुनाव? इलेक्शन कमीशन ही कराएगा। वहां इलेक्टोरल रोल कौन बनाता है? पार्टियों की राजनीतिक जो मान्यता है वो कौन देता है? ये सब किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन शामिल होता है कि ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इलेक्शन जो सदस्य है पहले से डाल सकते हैं और राष्ट्रपति के लिए दोबारा इलेक्शन कमीशन आएगा। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, सवाल समझ में आया? इनका मतलब ये था कि इलेक्शन कमीशन क्या राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करता है, हाँ या ना? इतना सा सवाल था। यही सवाल है ना? कौन चुने जा चुके हैं? अरे भाई, तो चुने हुए सदस्य तो वोट डालेंगे। आप क्या क्लासरूम में बैठे हुए चुने गए लोग हैं, वही तो यह क्लास करेंगे कि दुनिया के लोगों को क्लास में शामिल कर देंगे? तो लोकसभा के जो साफ सा लिखा हुआ है कि लोकसभा के सदस्य संसद के दोनों सदस्य, उसमें क्या दिक्कत है? सदस्य का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के मेंबर होने का क्या मतलब है? एवरी पर्सन। नहीं, उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने तो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन उसमें शामिल है या नहीं। इलेक्शन कमीशन के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सीधी सी बात है वो, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? आगे देखिए आप 55 में कहता है, वो क्या बात करता है? 55 में प्रोसेस के बारे में बात करता है। ठीक? हाँ, क्या चीज? विधानसभा है दिल्ली में, हाँ या ना? तो विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे कि नहीं, कि अलग से लिखा जाएगा? दिल्ली और पौंडीचेरी की क्यों कहते हैं? क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी एक ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं।
इसीलिए कहते हैं दिल्ली पौंडीचेरी भी शामिल होंगे। यहां कहीं नहीं लिखा, केवल क्या लिखा है, राज्यों की विधानसभाओं, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश के 2 राज्य दिल्ली और पौंडीचेरी हैं, वो भी शामिल इसलिए क्योंकि दिल्ली में विधानसभा है और पौंडीचेरी में। इसके अलावा बताइए आप किस राज्य में, कौन लद्दाख में है विधानसभा? नहीं, अभी बना है। दमनदीप में है? नहीं है। तो जहां नहीं है तो वहां से क्या बनाएंगे मेंबर अपने आप से? साफ सा लिखा है कि जहां जहां विधानसभाएं हैं राज्यों की, उनके सदस्य क्या होंगे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल होंगे। अब एक सिंपल सा सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। अब आपको सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब यहां मैं एक और सवाल, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, पहला। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चौथा, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब वो कितना ही घुमाए, 1 2 3 4 सही है, 2 3 सही है, 4 सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला गलत है। अब आप निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत सरल हो जाएंगे अगर आपने वेद को पढ़ रखा और ठीक से आपको नॉलेज है तो भाषा वही रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं 55 की। तो कैसे लेक्ट करते हैं हम लोग, या मिटा दूं थोड़ा सा? कौन सी पद्धति का नाम है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मतदान कैसा होता है? गुप्त होता है, ऐसा होता है। कॉन्फिडेंशियल वोटिंग होती है या ओपन? कॉन्फिडेंशियल। प्लस मत प्रणाली कैसी है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सामान्य वही बता सामान्य चुनावों में क्या होता है? सामान्य इलेक्शन में जिस भी व्यक्ति को सर्वाधिक वोट मिल जाते हैं उसको विजयी घोषित कर दिया। जैसे मान के चलिए कि पूरे आगरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के 100 वोट हैं। कितने वोट हैं? 100। और वहां 4 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है सिलेक्शन में। पहले कैंडिडेट को मिले 35, दूसरे को मिले 30, तीसरे को मिले 20 और तीसरे को मिले, चौथे को मिले 15। तो कौन जीता हुआ घोषित किया जाएगा? सामान्य इलेक्शन में कोई नहीं जीतेगा। जिसको सर्वाधिक वोट मिले वो जीता। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वह नियम है मोर देन हाफ, आधे से अधिक, है ना, आधे से अधिक वोट प्राप्त करना क्या है? अनिवार्य है। अदरवाइज को जीता हुआ घोषित नहीं किया जाएगा। तो एक तो ये एक नियम है उसका कि मोर देन हाफ वोट होने चाहिए टोटल वोट्स का। दूसरा, अगर ऐसा ना हो,
मान लीजिए किसी व्यक्ति को मैंने कहा 4 लोग, जैसे मान लीजिए कि 100 वोट्स हैं टोटल, और चारों व्यक्तियों में से 4 लोग पार्टिसिपेट हुए और एक को ऐसे ही मिला 35, एक दूसरे को 30, तीसरे को 20 और चौथे को 50। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? वोट ट्रांसफर, यही बोलते हैं हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल क्या है? एकल संगमणीय मत प्रणाली। तो उन 4 कैंडिडेट्स में से क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? जैसे ए को मिले 35, बी को मिला 30, सी को मिला 20 और डी को मिला 50। तो सेकंड चरण की मतगणना होगी, जिसमें हम इस कैंडिडेट को, लास्ट कैंडिडेट को क्या कर लेते हैं? हारा हुआ मान लेते हैं। और सिंगल ट्रांसफर वोट ऐसा नहीं होता कि किसी एक पे जब वोट पड़ता है तो आप बैलेट पेपर पे आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी होती है। चारों के लिए क्या करनी होती है? प्रायोरिटी फिक्स करनी है, वरीयता देनी है कि भाई ए को पहला वोट हमारा पहले नंबर पे, हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं किसको? ए को, बैलेट पेपर जब आएगा। दूसरे पे दूसरे को, तीसरे पे तीसरे को और चौथे पे चौथे को। अगर इन 3 ना होते तो हम चौथे को पसंद करते हैं। अगर पहला ना होता तो हम चाहते दूसरा राष्ट्रपति बन जाए। अगर दूसरा ना होता तो हम तीसरे को चाहते और तीसरा ना होता तो चौथे को। ये है, यहां एक आदमी को जैसे हम लोग बटन दबा देते हैं ईवीएम पर, वो सिस्टम नहीं है। यहां क्या सिस्टम है? यहां आपको प्रायोरिटी लिखनी है। ये प्रायोरिटी कैंडिडेट के सदस्य जो वोट डालने वाले हैं वो अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर सकते हैं। किसी की पसंद पहले ये होगी तो किसी की दूसरी ये होगी, किसी की तीसरी ये होगी, किसी की चौथी ये होगी। तो ये प्रायोरिटी क्या हो सकती है? डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हो सकती है। लेकिन पहले चरण में, जब पहले चरण की जब मतगणना होती है तो उसमें क्या करते हैं? हम पहली प्रायोरिटी के वोट देखते हैं। क्या देखते हैं? पहली प्रायोरिटी। और अगर जैसे टोटल वोट कितने थे? 100, तो आधे से ज्यादा का मतलब क्या हो गया? 100 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1। दैट मीन्स क्या है? जिसको 51 वोट मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। तो अगर पहली मतगणना में ए को अगर 51 वोट मिल जाते तो हमें दूसरे चरण की मतगणना नहीं करनी चाहिए। यानी कि अब वोट ट्रांसफर की प्रोसेस क्या होगी? शुरू होगी। मेरी बात समझ आ गई? अगर पहले ही चरण में किसी व्यक्ति को 51 वोट मिल जाते तो क्या हो जाता? वो जीता हुआ। तो दूसरे चरण की मतगणना करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हमें मालूम है कि 35, 30 और 20 और 15 वोट मिले, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको चौथे वाले को क्या कर देता है? इलेक्शन में उसको हारा हुआ घोषित कर देता है और इसके 15 वोटों को क्या करेंगे हम? अब हम देखेंगे इसमें सेकंड वरीयता के वोटों की मतगणना करेंगे। हम देखेंगे कि सेकंड प्रायोरिटी पर, तो मालूम पड़ा कि सेकंड प्रायोरिटी में कुछ लोगों ने 15 में से इसको दिए हैं, 5 लोगों ने इसको लिए हैं, 10 लोगों ने, ठीक है। और इसको क्या किया है? ऐसे रखिए, इसको 5 लोगों ने और यहां कर लिया उन्होंने, मान लीजिए 4 लोगों ने, और यहां कर दिया 6 लोगों ने, ठीक है ना। 15 वोट है ना, कुछ भी हो सकता है, फिगर एक अनुमान बता रहा हूं। अब मालूम पड़ा यहां हो गया 40 और यहां कितना हो गया? 34 और यहां कितना हो गया? 26। अभी भी नहीं हुआ। अब क्या करना पड़ेगा? अब तीसरी मतगणना होगी और ये वोट ट्रांसफर हो जाएंगे दोनों को। तो ये 26 वोट हम तीसरे वाले को भी हमने क्या मान लिया? हारा हुआ मान लिया। अब इन 26 वोटों में से हम देखेंगे कि इसको कितनी प्रायोरिटी के वोट मिले हैं और इसको कितने मिले हैं। मालूम पड़ा इनको वोट मिले 26 में से 6 और इनको मिल गए 20। तो बी जो है क्या हो जाएगा? अभी के ऊपर वाला। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की पद्धति, इसी को बोलते हैं हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? तो पद्धति का नाम पूछे आपसे क्या हो जाएगा? तो 2 सिद्धांत आपने बताए, ठीक है ना, कि कैसे कैसे लोगों का इलेक्शन किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो 54 ने क्या बताया आपको? हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट, और 55 ने क्या बताया? हाउ इलेक्ट द प्रेसिडेंट। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अब देखिए आप
57 देखिए, आर्टिकल 56 देखिए आप। अब आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा, और तीसरा कह दे उसमें एकल संक्रमणिक मत द्वारा, सारे पालन हो गए, ठीक है। अब कथन कारण करके दे दे तो दे दे, ऐसे करके हम कथन कारण करके मालूम पड़ा कि असेसमेंट मतलब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो वैसे स्टेटमेंट बना के देगा और लिख देगा। और चुनाव कैसा है, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है? मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता चुका हूं कि जब पब्लिक सीधे किसी को वोट करती है तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और जब कोई जिसको हमने चुना वो किसी और को चुने कैसा होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो कुछ भी पूछे आपसे, आप बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। गुप्त मतदान है, इनडायरेक्ट प्रणाली है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, एकल संक्रमणिक मत द्वारा है, और आधे से ज्यादा वोट पड़ना अनिवार्य है। इज दैट क्लियर? 56 बताता है और 54 मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। 57 55 56 देखिए, राष्ट्रपति की पदावधि क्या है? टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या है यहाँ पर? कितने समय के लिए? टेन्योर क्या होगा राष्ट्रपति का? 5 साल। लेकिन क्या हर हालत में 5 साल होगा या ज्यादा कम भी हो सकता है? हो सकता है ज्यादा कम। सिंपल सी बात लिखिए कि सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक के दूसरा राष्ट्रपति कार्यभार उसको ना ग्रहण करे। और दूसरी बात क्या है, बीच में उसके लिए छूट है, वो अपना त्याग पत्र दे सकता है ना? क्या हो सकता है? त्याग पत्र दे सकता है, या संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार क्या हो सकता है? उसको हटाया जा सकता है, ठीक है ना? या क्या हो सकता है? उसकी डेथ भी हो सकती है, माना है। तो ये सब सिचुएशन छोड़ करके सामान्यतः 5 साल तक क्या रहेगा? अपने पद पर रहेगा। लेकिन ये लिखा है स्पष्ट रूप से ज्यादा भी कार्यकाल हो सकता है। कब? इमरजेंसी के समय भी। और दूसरी बात क्या है कि तब तक अगर इलेक्शन नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक कार्य करता रहेगा? तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि उसके दूसरा राष्ट्रपति पदभार ग्रहण न करे, ठीक है। क्या भारत में दोबारा भी राष्ट्रपति को चुना जा सकता है? चुना जा सकता है। 56 में पुनर्निर्वाचन क्या है? कोई रोक टोक नहीं है। बस ये इसी मामले में राष्ट्रपति से अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे यहाँ के राष्ट्रपति में ये अंतर है। अमेरिकन राष्ट्रपति 2 टेन्योर से ज्यादा कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं हो सकता, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति कितने ही कार्यकालों के लिए क्या हो सकता है? कितने ही कार्यकालों के लिए, 1 2 3 4 जितनी कैपेसिटी। लेकिन अब तक केवल राजेंद्र प्रसाद जी को 2 बार कार्यकाल मिला है, इसके अलावा भारत में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित नहीं। तो 54 कौन करेगा? 55 कैसे होगा? 56 कितना टेन्योर? 57 क्या दोबारा चुना जा सकता है? रीइलेक्शन हो सकता है कि नहीं? 58 कहता है कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं। क्या कहता है? क्वालिफिकेशन। और आप सब क्वालिफिकेशन रखते हैं। मैं हमेशा कहता हूं फ्रस्ट्रेट नहीं होना तैयारी में। क्या है यहाँ पर? रहता है क्वालिफिकेशन। और डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ है? हम बताएगा। मैंने बताया कि क्वालिफिकेशन कहाँ है, डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ है? अरे सर है कहाँ डिस्क्वाल? कोई आयु है राष्ट्रपति की? क्या नाम है आपका? विजय कुमार जी। कहीं कोई राष्ट्रपति के लिए मैक्सिमम आयु लिमिट है? कहीं किसी संविधान के किसी उपबंध या अनुच्छेद में कहीं लिखा हो कि ये मैक्सिमम एज होगी? कहां पढ़ा आपने पैसा? कोई आयु नहीं है मैक्सिमम, मिनिमम है, भी पढ़ेंगे। मैंने आपसे सिर्फ सवाल ये पूछा है कि डिस्क्वालिफिकेशंस कहां है, ये पूछा है मैंने सवाल। सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन तो लिखिए कहां पर? 58 में।
लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ है? याद रखना, अयोग्यताएं दी हैं 102 में, तो जहां योग्यताएं पढ़ते हैं वहीं अयोग्यताएं भी पढ़नी चाहिए। तो रीड विद आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 बताता है कि कब कोई मेंबर क्या हो जाता है लोकसभा, सॉरी 84-85 मैं गलत पढ़ा गया आपको। 102 में डिस्क्वालिफिकेशन दी है मेंबर्स के लिए, राष्ट्रपति के लिए नहीं, गलत बता गया मैं, मेंबर्स प्लान। ठीक है, 58 में क्या दिया है? क्वालिफिकेशन। संसद चल रहा था ना दिमाग में, मेंबर वही। क्वालिफिकेशन कहाँ है? 58 में। और मैं आपसे एक बात कहता हूं कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना। लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कभी कभी गांव का आदमी पूछता तो आप जवाब दे सकते हो क्या कि प्रेसिडेंट की भी योग्यताएं पूरी करने वाले हैं। हम लोग तो पूरे हो गए, डायरेक्टर साहब भी पूरे हैं, हम लोग भी पूरे हैं, आप लोगों में से कुछ लोग पूरे होंगे जैसे विजय जी हैं, बाकी लोग होंगे। पहली योग्यता क्या है? भारत का सबके पास है। मिनिमम एज क्या है? बस यही नहीं है कि नहीं? यही 2 योग्यता है राष्ट्रपति के लिए। क्या है? 2 योग्यता है। एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी। मैक्सिमम में क्या कुछ कहना है? हमने मैक्सिमम एज पूछी थी, आपने मैक्सिमम बताई थी 65 वर्ष। अच्छा, कम से कम, ठीक है, हमने सुनाई नहीं पड़ा, बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है, आप सही है, ठीक। मिनिमम एज कितनी है? 35 वर्ष। मैक्सिमम एज क्या है? कोई एज नहीं है मैक्सिमम, ठीक है, कोई मैक्सिमम एज नहीं, 35 वर्ष क्या है। और दूसरी योग्यता क्या है? सिटीजनशिप। और तीसरी योग्यता जो 58 में लिखी है वो लिखी है कि ऐसे व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। और लोकसभा की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो और 25 साल की आयु पूरी कर चुका हो। दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स क्या है कि जिसकी 35 साल एज हो जाएगी वो अपने आप में क्या है? लोकसभा की अर्हता रखता है कि नहीं? बस केवल एक अंतर है कि संसद ने कोई विधि बना करके उसको क्या ना किया हो, उसको डिबार ना किया हो, अयोग्य घोषित ना किया हो। ठीक है ना? इन लोगों की बात। तो 58 में क्या लिखा हुआ है? क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन क्या है? लेकिन क्या तो फिर अब सब आप लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो क्या? फिर क्या, क्यों नहीं लड़ सकते? शर्त है राष्ट्रपति चुनाव की, शर्त है कि कम से कम 50 लोगों द्वारा प्रस्ताव और 50 लोगों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्य? 50 द्वारा प्रपोजल और 50 के द्वारा अनुमोदन। मैंने कहा कि कितने लोग समर्थन करते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो या आप में से किसी का प्रपोजल आया है कि सर टाइमिंग्स को बढ़ा दिया जाए, तो कुछ अर्हता क्वालिफिकेशन इंग्लिश में बोलता हूं मैं। क्वालिफिकेशन जैसे आपकी यूपीएससी की अर्हता क्या है? 21 भारत का नहीं, वहां भी है। आप विज्ञापन ठीक से पढ़ेंगे तो सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता यही है। दूसरा 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। और तीसरी योग्यता है कि किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो। तो क्वालिफिकेशन है, ऐसी राष्ट्रपति की भी क्वालिफिकेशन है। राष्ट्रपति क्वालिफिकेशन क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 कम से कम एज हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता। बेटा क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं हम, शर्तें और शर्तें अलग में आएंगे, भी आएंगे सर के बाद होंगे भी। हाँ, कोई भी लोग हो सकते हैं, निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 लोग, निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य होगा। ठीक है ना? संसद के 50 सदस्य कोई भी हो, ठीक है, वो कर सकते, शर्त है। आगे देखिए 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें।
राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस इन 59। क्या चीज? नहीं, वो मेंबर की थी, जिसमें नहीं है 59 में क्या है? शर्तें। 56, 57 एक साथ पढ़िए, 54, 55 एक साथ पढ़िए, 58, 59 एक साथ पढ़िए, 52, 53 एक साथ पढ़िए। 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में 2 बातें, सुप्रीम कमांडर होगा, कार्यकारी शक्तियां उसमें नियुक्त होंगी। 54 में हुल एक्ट और 55 में हाउल एक्ट। 56 में टेन्योर और 57 में पुनर्निर्वाचन और 58 में क्वालिफिकेशन और 59 में कंडीशन। क्वालिफिकेशन और कंडीशंस में अंतर होता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। शर्तें और अर्हताओं में अंतर होता है, ठीक। तो शर्तें दिए कहां पर? 59। और क्या लिखा है? सिंपल सा कोई बात कही है उसने कि राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। पहली शर्त क्या है? किसी भी सदन का, संसद के किसी भी सदन का या विधानमंडल का। अब आप समझ जाएंगे कि विधानमंडल में दोनों सदन है और संसद में भी दोनों सदन है। किसी भी सदन का सदस्य शर्त है। पहली शर्त क्या है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। किसका? संसद का या विधानमंडल का। क्या नहीं होगा? मेंबर नहीं होगा। और यदि है, और अगर यदि है तो क्या हो जाएगा? उसका पद रिक्त समझा जाएगा इलेक्ट होने के बाद, ठीक है ना। पहले भी छोड़ सकता है और नहीं छोड़ता है तो इलेक्ट होने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसे छोड़ना पड़ेगा या उसको रिक्त समझ दिया जाएगा, ठीक है ना। पहली शर्त। दूसरी शर्त है उसमें कि कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। क्या लिखा है? किसी भी लाभ के पद पर, ठीक है, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। न तो लाभ के पद पर हो और न ही लाभ का पद धारण करेगा। जहां हमने किसी लाभ के पद पर कोई लाभ का पद धारण, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया था 56 में। अगर कोई राज्यपाल के पद पे, जैसे रामनाथ कोविंद जी थे, कहां थे? बिहार के क्या थे? वो राज्यपाल थे, गवर्नर थे, ठीक है ना। तो कोई यदि व्यक्ति संसद का मेंबर है, विधानसभा या विधानमंडल में से किसी सदन का मेंबर है, तो उसको लाभ का पद समझा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो लाभ का पद नहीं समझा जाएगा, ठीक है ना। सांसद है, गवर्नर है, ये पद लाभ के पद की श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना। तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई जॉब कर रहा है, कहीं कोई नौकरी कर रहा है, तो क्या है? उसको लाभ का पद समझा जाएगा, उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई किसी जॉब में है तो उसको करना पड़ेगा, क्या? छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरी योग्यता, तीसरी जो शर्त है वो क्या कह रहा है? शर्त नहीं है, उसमें ये है कि जो दूसरी अनुसूची के अनुसार जो उसके वेतन भत्ते हैं वो उसको दिए जाएंगे, ठीक है ना। जो भी सुविधाएं हैं दूसरी अनुसूची के अनुसार, वेतन भत्ते इत्यादि, वो सब उसको क्या किए जाएंगे? दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये चीजें लिखी है कहां पर? 59। तो बेसिकली तो दो ही शर्त हो गई वहां पर, क्या? एक तो लाभ के पद की और एक किसी भी सदन का सदस्य नहीं। किन हो गई बात? और वहां हमने पढ़ लिया 58 में क्या था? उसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। किन हो गई बात? 60 में देखिए, मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको जब मैंने अनुसूचियां पढ़ाई थी। 60 में दिया हुआ है शपथ, ओथ। 60 में क्या दिया हुआ है? शपथ दिया हुआ, ओथ के बारे में कि कैसे ओथ लेगा। वो प्रारूप, प्रारूप मतलब फॉर्मेट होता ना। मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, उसमें लिखा है 60 में पूरी तरह से शपथ और प्रतिज्ञा। मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य से प्रदान करता हूँ, श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति का पद का कार्यपाल करूंगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा कल्याण में निरत रहूंगा। ये राष्ट्रपति की शपथ है, ठीक है ना। ये प्रेसिडेंट की शपथ है जो कहां दी हुई है? 60 में।
लेकिन ध्यान रखिएगा, शपथ हमने अनुसूचियों में भी पढ़ी थी, लेकिन वहां राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप नहीं था। ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रतिज्ञान या प्रारूप दिया गया है अनुसूची 3 में, अनुच्छेद 60 में, ठीक है, अनुसूची 2 में, अनुच्छेद 61 में। तो लोगों ने याद था कि सारी शपथें जो है कहाँ है, शेड्यूल 3 में। तो लोगों ने पूरी आर्टिकल पढ़ना ही नहीं था, उनको सीधा उन्होंने अनुसूची 3 और बाहर निकल के जब लोगों ने बताया नहीं साहब अनुच्छेद 60 में, अरे कैसे अनुच्छेद 60 में हमने पढ़ा है, अनुसूची 3 में है। तो सवाल क्या हो गया, तो आपको याद रखना है, तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहाँ है, 60। अब आप पढ़िए 61, क्या है यहाँ पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया। क्या यहाँ पर, महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है। और ये वर्ड केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज हुआ है, किसी दूसरे के लिए यूज नहीं करते। हम अक्सर सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, लेकिन वहां जो 124(4) की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में, वहां कहीं भी वर्ड यूज नहीं हुआ। क्या, किस आधार पर हटाया जा सकता है, इसे बता दो। अरे चुप हो जाओ, आधार क्या है, एक एक करके बोलो, एक एक करके। केवल एक आधार है, संविधान का केवल यही एक आधार है राष्ट्रपति को हटाने का। देयर इज नो ग्राउंड एक्सेप्ट इट। क्या है, केवल यही एक आधार है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल एक आधार कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया हो, जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनका पालन ना कर रहा हो राष्ट्रपति, ऐसी स्थिति में संसद में उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है। तो आधार क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं। 361 पढ़ोगे जो तुम बता रहे थे, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स राष्ट्रपति के खिलाफ शुरू नहीं हो सकती। इवन मर्डर भी हो जाए तो भी उसके खिलाफ कोई भी प्रक्रिया क्रिमिनल शुरू नहीं हो सकती। ये एक्सेप्शन है रूल ऑफ लॉ का, मैंने बताया था उस दिन। कोई भी किसी प्रकार की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग। क्रिमिनल मामले में पद पे रहते हुए कुछ नहीं हो सकता। हटाने के बाद तो होगा ना, क्या चीज नहीं होता, जब प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी तो होगा क्या? नहीं, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करके फिर उसको हटा दो, फिर उसके बाद तो चलेगा उस मर्डर केस पे। किस पे? जब उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो सकती उस समय, बाद में भी नहीं होगा, बाद में भी नहीं होगा। सिविल प्रोसीडिंग में हो सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पद पर रखते नहीं हो सकता। सिविल प्रक्रिया के लिए दायी हो सकता है बाद में, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग का कोई भी मामला राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं चल सकता। यही अंतर है हमारे यहाँ अमेरिका के संविधान में और हमारे यहाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति का मुकदमा चलता है, लेकिन हमारे यहाँ मुकदमा छूट है 361। समझ में आ गई बात? केवल एक आधार है, केवल एक आधार है, क्या? वायलेशन ऑफ। अब आपसे सवाल पूछता है, सदन के, चुप हो जाइए, सदन के, संसद के किस सदन में इंपीचमेंट शुरू हो सकता है? किसी भी सदन में, चाहे तो लोकसभा में,
चाहे राज्यसभा, सब एक है। एक कम से कम 14 दिन का प्रायर नोटिस होना चाहिए। 14 डेज का क्या होना चाहिए? प्रायर नोटिस, यानी कि पूर्व नोटिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 14 दिन का क्या होना चाहिए? प्रायर नोटिस होना चाहिए। ये शर्त है। और इस ग्राउंड के आधार पर किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, क्या हो सकता है? प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। अब यहां क्या होगा? प्रपोजल, किसी भी सदन में प्रपोजल शुरू हो सकता है। प्रपोजल क्या होगा? कितने मेंबर द्वारा? 1 होगा। प्रपोजल अभी पास नहीं कर रहे हैं, अभी प्रपोजल की बात कर रहे हैं। प्रपोजल कितने के द्वारा? 1/4। प्रपोजल आ गया, जिस सदन में प्रपोजल आया है उसी सदन में क्या होगा? पास किया जाएगा। पास बाई 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी कितने के द्वारा? 2/3 बहुमत के द्वारा क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। ठीक है। और फिर ये जांच के लिए कहां भेज दिया जाएगा? अगर लोकसभा में प्रपोजल आया है पहले तो राज्यसभा भेजा जाएगा, और राज्यसभा में आया है तो लोकसभा, कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? तो अगर लोकसभा में है तो राज्यसभा में, और राज्यसभा से तो लोकसभा। ठीक है ना? पास होने के बाद जांच के लिए चला जाएगा कहां? दूसरे सदन में। और अगर ये सदन भी 2/3 बहुमत से पास कर देता है, क्या कर देता है? पास कर देता है, तो राष्ट्रपति को उस दिन से हटा हुआ मान लिया जाता है। हटाया नहीं जाता, हटाया हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति से बड़ा पद कोई हमारे देश में नहीं। तो कोई व्यक्ति उससे ऊपर का उसे हटा सकता है, तो कोई है नहीं, तो इसलिए क्या मान लिया? हटाया हुआ मान लिया। इज इट क्लियर? ये थी इंपीचमेंट प्रोसेस आपकी। ठीक है। ये राष्ट्रपति हमने पढ़ा कहां से? यहां से 52 से लेकर के 61 तक। जब हम राष्ट्रपति अलग से फिर से पढ़ेंगे तो ये प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का एक लेक्चर है आपका, तो वहां फिर से हम पढ़ेंगे उसमें क्या पावर्स और कहां उसका रोल है, किस तरीके का। ठीक है ना? यहां पर एक चीज और याद कर सकते हैं आप, आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्तियां। ठीक है ना? क्या पढ़ सकते हो? क्षमादान की शक्तियां। और जिन लोगों ने बेयर ले लिया है वो कंटिन्यूस कर सकते हैं, 61 से आगे खुद से भी आप 74-75 तक पढ़ सकते हैं। समझ में ना आए पूछ सकते हैं। ठीक है ना? पढ़ के आएंगे वहां से 74-75, क्योंकि वो उतना लेक्चर के लिए टाइम नहीं। अब हम लोग सीधे बात करते हैं कहां पर? हम पहुंचते हैं संसद पर। कहां पर? राष्ट्रपति संविधान से ऊपर हो सकते हैं। आप क्लास के बाहर पूछा करो सवाल, आपके सवाल आंसर्ड होते हैं। मैंने आपसे एक ही बात कह दी कि कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। अरे भैया, संविधान में प्रोविजन कर दिया, एक्सेप्शन दे दिया। अभी आप कहने लगोगे आरक्षण क्यों दे रहे हो, आप कहने लगोगे महिलाओं के लिए क्यों कर रहे हो, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। समय क्लास का खराब करते हैं आप। आपने कोई राष्ट्रपति के संविधान से कल कह दो कि राष्ट्रपति पूरे देश का माई बाप हो सकता है क्या? कल आपका सवाल ये हो जाएगा, परसों कुछ और कहने लगोगे आप। अरे भैया, लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये, कोई यहाँ संविधान से ऊपर नहीं जा सकता। कोई भी 5 साल बाद पब्लिक उठा के जमीन पे ले आती है उसको। हमने पहले दिन पढ़ाया था प्रियम्बल आपको, सत्ता का सोर्स क्या है? बी द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स ऑफ द पावर कौन है? आप हैं, हम हैं। ठीक है? हाँ, चलिए आगे देखिए। आ जाइए संसद पे, आ जाइए। संसद के 2 सदन हैं, और मैंने उस दिन आपको एक चार्ट बनवाया था। ठीक है? देखिए 79 में मैंने बताया था संसद होगी, ये बता दिया था पहले, और 80 में राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा की। और ये मैंने डिस्कस भी उस दिन आपको कर दिया था पूरा कि कहां से लोग, हाँ क्या हो सकता है? इम्पीचमेंट पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता? जुडिशियल रिव्यू किसी भी चीज का हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति को चुनाव को हटाने के लिए संसद के विशेषाधिकार है। अभी पढ़ेंगे आप 101 से लेकर के 105 तक। कुछ चीजों पर कोई रिव्यू नहीं होता,
कोई कानून नहीं बना रहे हैं यहाँ कोई कानून नहीं बनता है कि राष्ट्रपति अब चले जाएं। लेकिन अगर कोई इलेक्शन को लेकर के, कोई निर्वाचन को लेकर के विवाद है तो आप पढ़ना चाहिए आपको आर्टिकल 70 का। वो सब मान्य हो गए। मैंने उस दिन अनिल यादव का केस बताया था आपको। कुछ लोग क्लास में आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, फिर बाद में पीट होती है। मैंने उस दिन बताया था कि संवैधानिक पद पर रहते हो अगर कोई काम कर दिया गया है और बाद में हटा दिया गया, उसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया, तो भी पहले के काम सभी क्या होंगे, वैलिड होंगे। ठीक है ना, भले एक सेकंड पहले क्या हो, कुछ भी क्या हो, सब कार्य क्या होंगे, वैलिड होंगे। ठीक है। 80 में मैंने आपको राज्यसभा 2 सदन है संसद के, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन कौन होता है, राज्यसभा, और निम्न सदन कौन होता है। उच्च सदन के लिए मैंने बताया था उसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर 250 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से 238 मेंबर कहां से, राज्यों से, और 12 मेंबर क्या होंगे, मनोनीत किए जाएंगे। और किन किन क्षेत्रों से, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, 4 क्षेत्रों से। ये मैंने उस दिन आपको बता दिया। ठीक है ना। अगर आप बेर रखे रहेंगे ना तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दुनिया की कोई भी किताब हो, चाहे डीडी बसु हो, चाहे जयंत पांडे हो, आपको एक बार बेर समझ में आ जाएगा तो फिर कोई भी क्लॉज ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आए। लेकिन क्या है, आप जो कहते हैं वो करते, और हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। इसके लिए भी जो चुनाव की प्रोसेस है, मैंने उस दिन ये भी बता दिया था आपको। राज्यसभा के मेंबर कहां से चुने जाते हैं, कौन चुनता है उनको, कौन चुनता है, विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है ना, ये चुनते हैं। और ये सदस्य किस प्रोसेस से चुने जाते हैं, जो राष्ट्रपति की प्रोसेस थी उसमें लिखा था समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार। कैसे चुने जाते हैं, समानुपातिक और एकल संक्रमणीय मत द्वारा। वही प्रोसेस है। तो एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए समानुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा चुनाव किया जाता है। दूसरा कथन, राज्यसभा के सदस्यों को भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है। कथन 1-2 सही है, कथन 1 सही है, दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है, दोनों सही है। हम लोगों को पता ही नहीं था राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। तो आंसर आपको याद रखना। इसके लिए भी चुनाव की प्रणाली कौन सी है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। कभी सोचते हो लिखाते नहीं, दिखाना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं लिखाना चाहिए। सर को मैं एक नोट्स दूंगा मैं, ठीक है ना, छोटा सा है, तो मूल जो श्लोक बंद होंगे वो सब आपको वहां से शॉर्टकट में मिल जाएगा। तो आप ऐसे शॉर्टकट पढ़ना नहीं चाहिए। बेयर एक्ट से ही पढ़ना चाहिए और उसी पे आपको नोट्स प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए उतना पर्याप्त होता है। जो कुछ लिखना है वही आर्टिकल पे लिखो, वही लिखो पेन पेंसिल से, और जब वो रंग जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। मुझे दोबारा खरीदना पड़ा ये, क्योंकि कोई लड़का मेरा ले गया और वापिस ही नहीं करके गया। बड़ी मेहनत से उसमें बहुत सारी चीजें लिखी, पता नहीं। लोकसभा की संरचना देखिए। लोकसभा की संरचना मैंने बता दी थी कहां पर, आर्टिकल 81 में। और क्या था 81 में, कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने मेंबर हो सकते हैं, 552, 330 प्लस 20 प्लस 2, 530, 20 और 2। ये उस दिन भी बता दिया था मैंने। लेकिन अब एंग्लो इंडियन को जो 331 आर्टिकल 331 में जो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन है तो क्या है, अब नहीं है। 17वीं लोकसभा से उसको खत्म कर दिया गया है। अभी बेयर में नहीं आया संसद होकर के, लेकिन उसका चुनाव नहीं हुआ है। तो मैक्सिमम मेंबर की संख्या अभी भी 552 ही माफ समझिए आप, ठीक है ना। तो एंग्लो इंडियन जब तक लिखा हुआ है, हट जाएगा जिस दिन, उस दिन से मान लीजिए 550। 330 कहां से,
330 राज्यों से, और 20 कहां से? केंद्र शासित प्रदेशों, और 2 कहां से? यही क्या है? यही उसकी संरचना है, किसकी? लोकसभा सदस्यों की। आगे देखिए आर्टिकल 83 देखिए, ये बता रहा था मैं आपको, संसद के आर्टिकल 84 देखिए, 84 और 102 को साथ में पढ़ना, और उसकी ट्रिक क्या है? 84 में संसद के सदस्यों की क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? 8 और 4 12, बीच में 0 लगा दो। डिस्क्वालिफिकेशन कहां है? कौन लोग संसद के सदस्य चुने जाने के योग्य होंगे? क्या योग्यताएं होंगी? वो कहां लिखी है? 84 में, ठीक है ना? जैसे राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की क्या योग्यता है? सबसे पहली योग्यता याद रखा करो, भारत का नागरिक। ये तो सोते जागते कभी भी बात की जाए तो आपको तुरंत पहली योग्यता बता देनी, कहीं भूल भी जाओ तो तुरंत ये तो याद ही रहेगा ना कि सर भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर भले ही भूल जाओ तो सर थोड़ा ध्यान, किस्मत बताने में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? राज्यसभा के लिए एज ग्रुप कितनी है? 30 साल, और लोकसभा के लिए कितनी है? 25 साल, ठीक है? और क्या लिखा है? तीसरी बात, या कोई अन्य रहता जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा बनाई जाए। संसद कोई अन्य योग्यता भी दर्शित कर सकती है। आप जब देखोगे 84 में यहां लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम अलग से कानून है, लोकसभा रिप्रेजेंटेशन एक्ट अलग से कानून है, ठीक है ना? इलेक्शन के लिए तो वहां संसद कई बार कई शर्तें लगा देती है, जिसके आधार पर हम लोग कहते हैं ना पर्चा खारिज हो गया, लोकसभा का पर्चा या विधानसभा का पर्चा क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। तो वहां वो फॉर्मेट दिया हुआ है कैसे नामांकन होता है, नामांकन कैसे होता है, ओथ कैसे, और कैंडिडेट को भी ओथ लेनी पड़ती है। कैंडिडेट भी क्या लेता है वहां? ओथ लेता है, वहां शपथ लेता है कैंडिडेट, ठीक है ना? ओथ दी होगी इसमें 83 इसमें भी दी ओथ वहीं दी हुई है, उसमें कैंडिडेट के लिए जो ओथ होती है, ठीक है ना? ओथ होती है कैंडिडेट के लिए, संसद सदस्यों के लिए, तो वहां ओथ वगैरह, और वहां एक फॉर्म होता है, एक एफिडेविट लगता है, उसमें आपको पूरी अपनी जानकारी देनी होती है। तो वो सब चीजें लिखी है, यहाँ तो केवल लिख के योग्यता छोड़ दी है, लेकिन जो कंडीशंस वगैरह हैं वो सब लिखा है कहाँ? लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1951, ठीक है? लोकसभा रिप्रेजेंटेशन एक्ट होता है, वहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना? तो वो लिखा होता है। तो यहाँ योग्यता की बात करें तो सिंपल सी योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी बात, उम्र के मामले में उच्च सदन है तो 30 ईयर, और निम्न सदन है तो 25 साल, ठीक हो गई बात? ये हो गया। अब इसकी देखिए इनके पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी मैंने उसे लिखाए थे आपको कहां से? 89 से देखिए पदाधिकारी, 89 से लेकर के और कहां तक? 98 तक, 89 से 98 तक। तो 89 से 89, 90, 91, 92, 93 और 94, 95, 96, 97, 98 तक सचिवालय, यहां तक दिया हुआ है संसद के अधिकारियों के बारे में। तो शुरू के जो 4 आर्टिकल हैं 98 से लेकर 92 तक वो दिए हैं राज्यसभा के अधिकारियों के लिए, 89 से लेकर के 92 तक, 89 से 92 तक राज्यसभा के पदाधिकारी, और 93 से लेकर के 97 तक ये किसके लिए? लोकसभा के पदाधिकारी। 89 में सिंपली एक बात लिखी है, 89 में सिंपल सी एक बात लिखी है, क्या? राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक
उपसभापति होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कोई काम होता है? वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कोई काम होता है? क्या करता है? सदन के चेयरमैनशिप के रूप में, राज्यसभा के चेयरमैनशिप के रूप में ही उसको वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन या तो वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, या जब राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य नहीं करता तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसको वेतन भत्ते कौन से मिलेंगे? वही वेतन भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। तो 89 में सिर्फ यही कहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होगा। और एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। दो लोग चुने जाएंगे जैसे जैसे। और किसके माध्यम से? उपसभापति को कहां से चुना जाएगा? राज्यसभा से। और उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा? यानी सीधी सी बात है कि वो दोनों सदन का, ये चेयरमैन होते हुए, अंतर समझ लेना, लोकसभा का स्पीकर तो मेंबर होता है, बट राज्यसभा का चेयरमैन उस सदन का सदस्य, क्योंकि वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो किसी भी सदन का सदस्य, क्योंकि हम सब से पढ़ चुके हैं। उपराष्ट्रपति अगला पढ़ना था लेकिन हमने पढ़ा है, तो छोड़ दिया, स्किप कर दिया, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति या तो किसके रूप में काम करता है? या तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, या फिर वो राष्ट्रपति के रूप में। और वेतन भत्ते या तो सभापति के रूप में या राष्ट्रपति। कब? जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसीलिए आप देखेंगे जब दूसरी शेड्यूल पढ़ेंगे आप, तो दूसरे शेड्यूल में आपको उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते नजर, वहां क्या लिखा होगा? लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते और राज्यसभा के चेयरमैन के, सभापति के वेतन भत्ते। आपको उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मिलोगे बात? अब आगे देखिए कैसे रिक्त हो सकता है राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद करने वाला। क्योंकि आप जानते हो उपसभापति तो वहां मेंबर है, तो इसलिए उसका रिक्त कहां होगा? उसको हटाने का प्रोसेस कहां होगा? राज्यसभा में। लेकिन उपराष्ट्रपति चेयरमैन है तो उसको हटाने की प्रोसेस कौन सी होगी? जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस है। और उपराष्ट्रपति को पद को हटाने की क्या प्रोसेस है? क्या प्रोसेस है? कहां आएगा? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रपोजल कहां आना चाहिए? ध्यान रखना, इम्पीचमेंट में नहीं था, किसी भी सदन में हो सकता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के लिए हटाने के लिए प्रपोजल हमेशा राज्यसभा से इनिशिएट होगा। हटेगा दोनों सर, क्योंकि राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति किसी सभा का सभापति, ठीक है। इनिशिएट कहां होगा? राज्यसभा में, ठीक। लेकिन पास दोनों सदनों से होगा। जैसे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों से, ठीक हो गई बात? राज्यसभा से, उसके बाद लोकसभा, दोनों सदनों का बहुमत चाहिए तब जाकर के उसको हटाया जा सकता है। तो उसके लिए स्पीकर कौन होगा? उसका चेयरमैन उपराष्ट्रपति होगा। ऐसे ही आप पढ़ोगे। अच्छा, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। ऐसे लोकसभा के लिए कहां है स्पीकर? 93 में। वहां क्या होगा? एक सभापति होगा और उपसभापति। अभी स्पीकर कौन है? और उपराष्ट्रपति जी कौन है? तो राज्यसभा के सभापति कौन है? और लोकसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कहां उल्लेख है? कौन से आर्टिकल में? 89। और लोकसभा के स्पीकर के लिए कौन सा आर्टिकल है? 93। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? लोगे बात? दोनों में सिर्फ अंतर यह है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों में उसमें सदस्य होना जरूरी है, लेकिन यहां सदस्य नहीं होता स्पीकर। वहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों क्या होते हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं। उन्हीं में से लोगों को चुना जाता है। एक वर्ड आता है प्रोटेम स्पीकर।
पढ़ेंगे किताब में होता है प्रोटेम स्पीकर। ये क्या होता है? यानी कि जब तक मेंबर चुन के जब आते हैं और जब तक शपथ नहीं हो जाती तब तक उनको मेंबर नहीं मान सकते। तो उन्हीं लोगों में से, मेंबर्स में से एक अस्थायी टेम्परेरी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। वो फिर सारे मेंबर्स को क्या करता है? सदस्य शपथ दिलाता है, तब जाके वो मेंबर हो जाते हैं। और फिर वो अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को क्या कर लेते हैं? सभापति के रूप में इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट वर्ड सही है या अपॉइंट करते हैं? अपने बीच से एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं। लेकिन होता वही है जो प्रधानमंत्री जी या मंत्रिपरिषद जिसको चाहे सदन में से मेजोरिटी से जिसको बनाया जाए उसको स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन होता यही है, सामान्य प्रोसेस ये है कि लोकसभा के मेंबर अपने में से क्या करेंगे? एक व्यक्ति को क्या कर लेंगे? अपॉइंट करेंगे। ठीक है ना? ये दिया है आपका 93। 94 कहता है, जैसे वहां 90 कह रहा था, 90 और 94 एक एक आर्टिकल्स का 4-4 आर्टिकल है दोनों में। रिक्त कैसे होगा पद? वहां तो उपराष्ट्रपति के लिए स्पष्ट सी बात है, जैसे उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। स्पीकर के पद को कैसे रिक्त किया जाएगा? कब रिक्त हो जाएगा? यहां मेंबर होना जरूरी है। अगर मेंबरशिप चली जाए तो स्पीकर पद से भी उसको क्या करना पड़ेगा? यानी कि यदि वो सदस्य ना रहे सदन का तो स्पीकर को अपने पद से क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। ठीक है? और कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं तो स्वतंत्र है, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो। अगर हमारा मन नहीं है, लेकिन वो सौंपेगा किसे? स्पीकर अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर को। लेकिन राज्यसभा में क्या था? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है इसलिए अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को। याद रखना, क्योंकि उपराष्ट्रपति चेयरमैन है लेकिन है तो उपराष्ट्रपति, तो अपना इस्तीफा किसको देता है? वो राष्ट्रपति को। और जबकि लोकसभा के मामले में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर है, अगर वो नहीं, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चल जाए तो डिप्टी बनेगा। अगर डिप्टी भी प्रेसिडेंट तो राज्यसभा के मेंबर्स में से जिसको चाहे, जैसे लोकसभा में बिल्कुल इस तरह से है। यस, बिल्कुल ठीक है ना? राष्ट्रपति के मामले में अलग है, लेकिन स्पीकर्स के मामले में सदन से ही चुना जाएगा। जिसको राष्ट्रपति चाहे उसको नियुक्त कर सकता है, अगर फिर भी ना हो तो राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको नियुक्त कर सकता है। ठीक है ना? लेकिन राष्ट्रपति के मामले में अलग कर दी गई व्यवस्था कि राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ना हो तो। पहले व्यवस्था नहीं थी, पहले ये व्यवस्था संविधान में भी नहीं है। केवल ये लिखा हुआ है कि संसद विधि बना करके इसके लिए क्या कर सकती है? ऐसी सिचुएशन के लिए व्यवस्था। लेकिन जब नहीं रहा तो बाद में ये बनाया गया नियम कि अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो देश का सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एज ए राष्ट्रपति काम करेगा। और वो भी ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश, है ना? तो जितने 33 न्यायाधीश हैं उनमें से कोई ना कोई तो रहेगा ही। तो ये नियम बना दिया गया, लेकिन पहले नहीं था। आज भी समय, हाँ, क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, आ रही आवाज आ रही है। बिना शपथ के भी बैठ जाते हैं। जैसे देखिए, संवैधानिक पदों के लिए, संवैधानिक जिनकी शपथ का उल्लेख है, वो तृतीय अनुसूची में आपको शपथ का विवरण दिया गया है। तृतीय अनुसूची को पढ़ लेना, तो उनके लिए तो संवैधानिक पदों के लिए पद के शपथ का उल्लेख है, बाकी के लिए शपथ का उल्लेख नहीं है। इज दैट क्लियर? तीसरा शेड्यूल पढ़ लेंगे आप, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मंत्री पद की सदस्य सुन लो, लोकसभा सदस्य, सभापति, उपसभापति, राष्ट्रपति, ठीक है ना? इन सबकी शपथ का उल्लेख है। ठीक,
जी 60 में तो है ना, संविधान की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में सदस्यों के लिए भी क्या है, सदस्यों के लिए भी शपथ का उल्लेख है। एज ए कैंडिडेट जब आप जाते हैं तब भी शपथ का उल्लेख है, और जब संसद में जाते हैं तब भी शपथ का उल्लेख है। लेकिन आप जो अब पद कौन से हैं, अब पद कौन से संविधान में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कौन, जजेस, सीएजी, अटॉर्नी जनरल और जो आयोग है उनके अध्यक्ष। इसके अलावा भी कोई पद है क्या संविधान में? और उनके यहाँ उनके अनुसार सबके लिए शपथ का प्रावधान है। लेकिन जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके लिए जो उल्लेख है वो हमारे कहाँ है, थर्ड शेड्यूल में। आप समझ आ गई? अब जैसे सीएजी है वो भी शपथ लेता है, लोकसभा स्पीकर में पढ़ा ही रहा हूं आपको। तो संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए तो शपथ का उल्लेख है थर्ड शेड्यूल में, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, तो पद रिक्त हो सकता है और कभी भी, लेकिन लोकसभा के स्पीकर को यदि हटाना है या डिप्टी स्पीकर को, तो कैसे हटाया जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी से। याद रखना, किससे, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है आधे से ज्यादा। आपने 100 स्टूडेंट हैं, अगर किसी बात को लेकर के 51 अगर एक तरफ है तो दैट मीन्स क्या है, सिंपल मेजॉरिटी। दैट मीन्स क्या है, सिंपल मेजॉरिटी। और 2/3 मेजॉरिटी का मतलब आप जानते हैं 100 में से 66, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 66, ठीक है ना, 2/3 मेजॉरिटी। तो यहाँ स्पीकर को हटाने के लिए अगर आधे से ज्यादा मेंबर क्या है, वहां केवल बात हुई क्या, बहुमत से पारित कर दिया जाए। बहुमत का मतलब क्या है, आधे से ज्यादा। दैट मीन्स सिंपल मेजॉरिटी से स्पीकर को उसके पद से हटाया। अब यहां भी एक बार सवाल पूछ दिया उसने, स्पीकर को हटाया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी से, 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से, ए और बी दोनों में से किसी के द्वारा, नन ऑफ दिस। अब जिन्होंने बेयर नहीं पढ़ रखा था उनको तो मालूम है हटाने के लिए कि पढ़ ज्यादा रखा है 2/3 मेजॉरिटी। तो 90% लोगों ने क्या किया, 2/3 मेजॉरिटी। तो आपको याद रखना है सदन के स्पीकर को हटाया जा सकता है कैसे, सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर अध्यक्ष रहते हुए, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा, अगर कोई मामला उससे संबंधित चल रहा है, उस पर कोई आरोप है, हटाने की प्रोसेस है, तो क्या वोटिंग कर सकता है, क्या कोई निर्णायक मत डाल सकता है? ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि जब कभी कोई लोकसभा या राज्यसभा में कोई विवाद की स्थिति हो और वहां पे वोटिंग करनी हो और वोट समान हो जाए तो निर्णायक मत कौन डालता है, स्पीकर या चेयरमैन, वहां सभापति या स्पीकर। लेकिन जब उस पे खुद पे मामला चल रहा हो, क्या वोट डाल सकता है? दोनों में अंतर समझ लेना, निर्णायक मत और मत। निर्णायक मत का मतलब हो गया, मैं मान लीजिए स्पीकर, आप दोनों पक्षों में कोई बात हो गई, 50 एक तरफ 50 एक तरफ, तो वो जो जिसकी तरफ मैं वोट कर दूंगा वो हो गया निर्णायक मत। लेकिन कोई मामला चल रहा है तो क्या मैं भी वोट डाल सकता हूं? क्यों नहीं डाल सकता? लोकसभा मेंबर डाल सकता है क्योंकि वो मेंबर है, वोट डाल सकता है। निर्णायक मत नहीं डाल सकता स्पीकर, लेकिन मत डाल सकता है, याद रखना इस बात को। लेकिन राज्यसभा का स्पीकर चेयरमैन वोट नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि वो मेंबर नहीं होता। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? स्पीकर वोट डाल सकता है यदि उस पर खुद पे मामला चल रहा हो तो डाल सकता है वो, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता वो। दोनों के पास निर्णायक मत डालने की क्या है स्थिति है, लेकिन राज्यसभा का स्पीकर वोट चेयरमैन वोट नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा का स्पीकर वोट लोगी बात। लेकिन अगर उस पर कोई आरोप है तो वो निर्णायक मत ठीक हो गया। आप मुझे बताइए, लोकसभा के पद से हटने से, स्पीकर के हटने से, अगर मेंबर हटने से वो स्पीकर हटा है, मेरी बात समझना, दोनों अंतर है। सुन लो, अरे मेरी बात पूरी बात जवाब। स्पीकर को यदि मेंबर के न रहने से हटा दिया गया है तो मेंबरशिप का मामला ही नहीं उठता। आज ओम बिरला जी की जगह सदन किसी अन्य व्यक्ति को चुन दे, ऐसे समझो, सदन क्या कर दे, किसी अन्य व्यक्ति को सदन का स्पीकर चुन दे सदन,
तो क्या ओम बिरला जी वहां से कोटा से सदस्य नहीं रहेंगे? रहेंगे। ठीक है, नॉलेज टेस्ट करते रहते हैं आप लोग, नहीं? चलिए कोई बात नहीं, रहना दीजिए। नॉलेज टेस्ट चाहिए बिल्कुल सही, लेकिन एनर्जी बचा के रखिए। हमसे एनर्जी से कोई फायदा होने वाला नहीं है। एनर्जी बचा के रखिए एग्जाम हॉल के लिए। एग्जाम के लिए एनर्जी हमेशा बचा के रखनी चाहिए। पूछ लेना भी क्लास, कुछ पूछना है क्लास में? हाँ पूछो। क्या लोकसभा बना दी गई, राज्यसभा की जरूरत क्यों बना दी गई? मेंस का सवाल है। लोकसभा बना दी गई तो राज्यसभा की जरूरत क्या पड़ी? पहली बात तो ये मेंस का सवाल है। जब हम तुलना करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स की, विच हाउस इज मोर इंपॉर्टेंट, लोकसभा और राज्यसभा, तो हमेशा वेटेज की बात करते हैं हम लोकसभा की। क्यों? क्योंकि जिसको लोकसभा में मेजोरिटी होती है वही जाकर के क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है, वही सरकार बनती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यसभा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सुपरविजन की अथॉरिटी है। कोई भी एक एक्ट, कोई भी कानून बिना सदनों में, दोनों सदनों के पास हुए कानून नहीं बन सकता। तो अगर प्रधानमंत्री जी को मेजॉरिटी में भी है लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं है तो क्या हो जाएगा? कानून पास, यानी कि 2 बैरियर लग गए। पहली बात, कई मामलों में राज्यसभा को लोकसभा पे वरीयता दी गई है। कई मामलों में हो सकता है वित्तीय मामलों में लोकसभा की वैल्यू ज्यादा है राज्यसभा की अपेक्षा, राज्यसभा को बहुत पावर नहीं दी गई है। लेकिन कई मामलों में जैसे 249 अखिल भारतीय सेवाओं को बनाना, यहां पर राज्यसभा के प्रस्ताव पर ही राष्ट्रीय हित में किसी क्या हो सकता है? किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाता है। इस मामले में राज्यसभा प्रभावी है। दूसरा मामला, अगर राज्यसभा अखिल भारतीय किसी नई सेवा का सृजन करना है तो वो भी प्रपोजल सबसे पहले चाहिए किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा, तब संसद बना सकती है। तो कई मामलों में दोनों सदनों में आप तुलना करें तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, विरोधाभासी नहीं है। और ये चेक एंड बैरियर का बैलेंस, जिससे कि कोई निरंकुश ना हो जाए, कोई तानाशाह ना बन जाए, इसलिए राज्यसभा को रखा गया, दूसरे सदन को रखा, और इसलिए उसको कहा भी गया उच्च सदन। राज्यों का भी प्रतिनिधित्व बना रहे, कहां पर? केंद्र की सरकार में। अदरवाइज क्या होता है भाई? राज्यसभा के मेंबर कहां से चुने जाते हैं? विधानसभाओं से, राज्यों से। नहीं तो क्या होता? लोकसभा के सदस्य जिसको चुन जाता उसे राज्यों से भी लेना देना, जैसे चाहे वैसे करता। तो राज्यों का भी क्या रखा गया? रिप्रेजेंटेशन रखा गया वहां पर। कहां पर? केंद्र सरकार में। विधान परिषद की भी यही भूमिका है, लेकिन वो छोड़ दिया गया इच्छा पर। अभी हमारे संसाधन इतने डेवलप नहीं है। अभी आप कहने लगोगे फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी, जब मैंने पढ़ाया आपको कि डीपीएसपी को बोल दिया गया कि ये लागू करेगी, राज्य ऐसा करेगी, लेकिन बात नहीं है। जबकि फंडामेंटल राइट क्या है? इनफोर्सेबल बाय लॉ। आप क्लास से बाहर पूछिए कोई सवाल, संसद से जुड़ा कोई सवाल हो पूछिए। ये सदन की, देखिए उस हाउस की, उस राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। उसे लगता है जरूरत है तो रखें, लेकिन क्या राज्यसभा को हटाया जा सकता है? क्यों नहीं हटाया जा सकता? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है दूसरी व्यवस्था, संस्थात्मक व्यवस्था। ठीक है, लेकिन वहां छोड़ दिया गया, पढ़ेंगे जब विधानमंडल में। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ लिया इनके अधिकारियों के बारे में। 98 में दिया हुआ है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट समझते हैं? सचिवालय। प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय होता है। लोकसभा का सेक्रेटरीट प्रशासनिक सहायताओं के लिए, जो लोकसभा में कार्यवाहियां होंगी उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, कैसे संचालित होगा, तो उसके लिए प्रशासनिक बॉडी का एक मतलब एक डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेक्रेटरीट बोलते हैं। तो लोकसभा का सेक्रेटरीट अलग होगा और राज्यसभा का सेक्रेटरीट अलग होगा। ये दिया हुआ आपका 98 में। ठीक है ना? सदस्यों के लिए शपथ का उल्लेख 99 में। कहां पर है? दोनों सदनों के सदस्यों के लिए उल्लेख कहां है शपथ का? संसद के मेंबर शपथ कहां लेते हैं? 99 में उल्लेख है। कहां पर उल्लेख है?
संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ देगा। मैंने अभी बता दिया था कि ओथ का प्रावधान कहां पे है, थर्ड शेड्यूल में, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। ठीक, ऐसे ही देखिए 100 देख लीजिए, सदनों में गणपूर्ति पे एक सवाल आता है आर्टिकल 100 से 4 से बार पूछा गया है। बस गणपूर्ति का एक कोरम का एक सवाल है। ये कोरम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए क्लास है, इसमें 100 स्टूडेंट हैं, तो कम से कम कितने मेंबर रहे जिससे ये क्लास चल सके। ऐसे ही संसद के सदनों के टर्म में कि संसद के कितने मेंबर कम से कम रहे जिससे सदन की कार्रवाई शुरू हो सके या चल सके। तो कितने मेंबर हैं, 1/10, यानी कि अगर लोकसभा है तो उसके लिए कम से कम 60 मेंबर, 545 का डिवाइड कर दिए, 55 मेंबर कम से कम क्या हो, सदन में उपस्थित हो तो कार्रवाई चलेगी। इसी को बोलते हैं कोरम पूरा होना या गणपूर्ति। और राज्यसभा में तो 1 राज्यसभा के मेंबर का बंटन 1/10 उसका, तो 250 का आधा बंटन कितना हुआ, 25 मेंबर। तो वहां अगर 25 मेंबर है तो कार्यवाही संचालित। कोरम का मतलब क्या होता है गणपूर्ति का, कि कम से कम कितने सदस्य हो जिनसे कार्यवाही शुरू हो सके। तो लोकसभा का 1/10 या राज्यसभा का 1/10। तो लोकसभा के 550 का 1/10 55, और उधर कितना हो गया 25। ये लिखा है 100 में, ठीक है। बाकी अगली क्लास में ज्वाइंट मीटिंग होगी दोनों आउटलेट की, तो कौन इसको करेगा? ज्वाइंट सीटिंग पढ़ना था हमको और उसको मैं खराब हो गया।